नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी। आपका स्वागत है सांसद जी, बहुत बहुत हमारे चैनल पर आपने हमें समय दिया। और दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, मैंने सांसद से मिला था, मैंने कहा था सांसद जी से कि सवाल मैं पूछूंगा, आपसे सवाल लूंगा। सांसद जी ने आज हमें समय दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सांसद जी, हमारे सवाल हैं और आप विपक्ष के हैं और सत्ता पक्ष के लोग यहाँ पर बहुत लोग हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है सांसद जी कि आप यहाँ देख रहे हैं नहर तो बड़ी बड़ी बना दी गई, लेकिन यहाँ जनपद श्रावस्ती और पूरा लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि जो नहरों से जो छोटी छोटी उनके लिए माइंस जो छोटी छोटी नहर बनाई गई, आज तक किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। किसानों की जमीनें करोड़ों के दाम चली गई, लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़े हुए जनपद को संज्ञान में आपने लिया है। ये बहुत बड़ी समस्या है श्रावस्ती और हमारे लोकसभा क्षेत्र बलरामपुर में भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ का किसान बहुत परेशान है, क्योंकि नेपाल का सटा हुआ क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है और किसानों को पानी सिंचाई के लिए उनके लिए नलकूप की व्यवस्था। सबसे पहले तो आपने नहर का नाम लिया जी। ये बात बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी नहर बनी है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से माइनर में किसानों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं सफाई के नाम पर माइनर खराब हो गए हैं और किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जो इस देश का जो किसान है, किसान कितनी मेहनत से अन्न पैदा करता है और देश का पेट भरता है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं मूक दर्शक बनी हुई है। और यहाँ का जो प्रशासन है, जो आपका सवाल है वो जायज़ है, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं तो लोकसभा में भी श्रावस्ती के किसानों की बात को और प्रदेश में पत्र के माध्यम से पत्राचार करता हूं, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय, कोई हल नहीं निकल पा रहा है कि कम से कम किसान को पर्याप्त पानी मिले। जहां तक रह गई उत्तर प्रदेश सरकार की बात मैं करूं, आकांक्षी जनपद में हमारे पास दो जनपद हैं। हमारा जो लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती है, श्रावस्ती और बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में 8 जनपदों में से दोनों जनपद हमारे आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का किसान तराई क्षेत्र में नेपाल बॉर्डर पर बसा हुआ है, उस पर विशेष पैकेज देने की ज़रूरत है। और पैकेज के माध्यम से अगर नहर का पानी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है, वो माइनर कहीं नहीं है, माइनर की सफाई हुई है, करोड़ों रुपए का जो है सफाई हुआ है। ये प्रशासन का मामला है जी। आपके माध्यम से संज्ञान में आज मुझे ये बात मालूम हुई है। मैं बहुत जल्द जब दिशा की बैठक करूंगा तो उसमें जिले के सभी अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। इस सवाल को मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इतना बड़ा अगर घोटाला हो रहा है और उस पर जिला प्रशासन पानी नहीं पहुंच रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन की भी कमी है। उस पर विचार करना चाहिए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम दिशा की बैठक में और उसके बाद भी मैं जिलाधिकारी महोदय से बैठ करके बात करूंगा और जो भी घोटाला हो उसकी जांच जरूर की जाएगी। सांसद जी, दूसरा सवाल ये है, जो आप भी हमने माइनर नहर की बात की, यही के एक युवा हैं, श्रावस्ती के ही गिलोला के रहने वाले एक समाज सेवी हैं। जैसे आपने सुना बिहार में भरत भूषण तिवारी के मामले को लेकर, इसी मामले पर वो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता की आवाज को लेकर बेमुख होकर एकदम आवाज उठाते हैं। उन्होंने जिला अधिकारी से इस पत्र को सबूतों के साथ पेश किया था, विद्यानिवास द्विवेदी जी ने, और जिला अधिकारी ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुआ है।
ये बहुत ही निंदनीय है। अगर समाज सेवी के रूप में उन्होंने पत्राचार किया था जिलाधिकारी महोदय को, तो जिले की मुखिया जिलाधिकारी महोदया हैं, उनको गंभीरता पूर्वक उस पत्र पर विचार करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे भविष्य में नहर के नाम पर, सफाई के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं उसको रोका जाए। जैसे जनपद में खाद की समस्या आपको के पास तमाम किसान आते होंगे कि मुझे खाद नहीं मिल रहा है, तो ऐसी दशा में किसानों को कह रहे थे 2022 में कहा जाता था, ये सरकार वर्तमान कह रही थी कि हम दुगना कर देंगे, लेकिन किसान आज सड़क पे लाइन लगा रहा है और बड़े बड़े जो है ब्लैक मार्केट वाले अच्छे रकम में 600-500 रुपए में बोरियों में खाद ले जा रहे हैं। ये हमारे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के साथ साथ पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार कहीं न कहीं फेल हो रही है। सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे किसानों के लिए, चाहे वो खाद का मुद्दा हो, साथ साथ आज डीजल भी, जो डीजल की बड़ी समस्या बनी हुई है कि किसानों को डिब्बे में डीजल ना देना, और इस देश का जो किसान है, किसान के ऊपर रहम करना चाहिए प्रदेश सरकार को, क्योंकि अगर देश का किसान नहीं होगा तो देश का जो पेट भरा जा रहा है वो पेट भी खाली होगा। तो किसान हमारे देश का भगवान है और किसान की जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार, भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार, आज ये कहने में कभी कभी कुछ सरकारें कहा करती थी कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, भारत की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से डबल इंजन की सरकार, भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, खाद की बहुत बड़ी समस्या मैं देख रहा हूं कि कभी कभी जिले में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कोई पोर्टल बनाया गया है जी, और उस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद उनको खाद मिलेगी। मेरा मानना है कि ये श्रावस्ती है, ये बलरामपुर है, सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से पढ़े लिखे लोग तो जो हैं वो तो आसानी से पोर्टल के माध्यम से खाद मिल सकता है उनको, लेकिन अभी भी हमारे किसान ज़्यादा मात्रा में पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको पोर्टल के माध्यम से परेशानियां भी हो रही हैं। अगर वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं से उनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं हो रहा है, उनको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ रहा है और किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को प्लस में मिल करके भी इस पर चर्चा करूंगा कि कम से कम सरलीकरण किया जाए। अगर सरलीकरण किया जाएगा तो किसानों को मानक बना दीजिए, जिसके पास जितना खेत है उसी हिसाब से, उसी अनुपात में सोसाइटी के ऊपर कम से कम अधिकारियों को बैठाइए और आपके पास खतौनी भी जमा करा लीजिए, लेकिन उसी माध्यम से एक न्यूज के माध्यम से गांव लगा दीजिए, किसान आके आसानी से अपनी खाद लेके जाए। लेकिन कहीं न कहीं से सरकार के पास खाद नहीं है, ये खाली ढिढोरा पीट रही है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। हर फसल में सरकारों को, जो सरकार ये सफाई दे रही है कि पर्याप्त भंडारण है, लेकिन मुझे लग रहा है कितना अंकुश किसानों के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है। अगर आपके पास खाद है तो खाद को भरपूर, पहले भी सरकारें हुआ करती थी और हर सरकार में किसानों को पर्याप्त खाद मिला करती थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार में किसानों को खाद के लिए, डीजल के लिए, एलपीजी के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। सांसद जी, श्रावस्ती जनपद आपने अभी बताया कि आकांक्षी जनपद है और भारत के पहले पायदान पर सबसे पिछड़े
में खड़ा हुआ है, ये बलरामपुर और श्रावस्ती। ऐसी दशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं हम युवाओं के लिए रोजगार देते हैं। हमारे जनपद में 7.5 लाख, बलरामपुर में भी लगभग इतने ही, लगभग 15-16 लाख रोज युवा बेरोजगार हैं। नीट पेपर देते हैं, आप देख ही रहे हैं, अभी मामला भी चल रहा है। एड्रेस दे दिया, दुबई का दे दिया, उसमें नीट वालों ने एक को एड्रेस दे दिया कि भिनगा में उसका पेपर है तो लखनऊ का एड्रेस दे दिया। तो ऐसी चीजों में पर जो है क्या लापरवाही, या युवा जो डबल टेकर बसों से भर भर के बाहर जा रहे हैं और तमाम यहाँ के परिवार, उनकी माएं आंसू बहा रही हैं कि मेरा बेटा बेरोजगार है। तो आप देश की सबसे बड़ी संसद में रहते हैं, जो देश का सबसे बड़ा मंदिर है, तो क्या युवाओं के प्रति इस मुद्दे को आप उठाते हैं या उठाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने भारत सरकार, क्योंकि यहाँ की जो श्रावस्ती लोकसभा के दोनों जनपदों की सम्मानित जनता है, मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। क्योंकि सम्मान इस नाते मैं करता हूँ कि दूसरी बात, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का जो मुझे अवसर मिला, श्रावस्ती की जनता ने मुझे चुना है, तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं अपनी जिम्मेदारी के तहत हमेशा, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में सरकार बनाई तो देश के युवाओं से इन्होंने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम हम करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वादा तो इन्होंने लंबा कर दिया, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं देंगे। संविदा पर, एडहाक पर, आउटसोर्सिंग, सोचिए, देश का दुर्भाग्य है। आज शिक्षा को लेकर के प्राथमिक विद्यालय है, जब जहां शिक्षा मिलनी है वहां प्राथमिक विद्यालय पर एक टीचर रहेगा, 10,000 5,000 वाले वहां पढ़ाई कराएंगे। सोचिए, इस देश का दुर्भाग्य है। और आज सरकार को चाहिए, जो बड़े बड़े वादे कर रही है कि युवाओं को प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। हमें नहीं लग रहा। मैं किसी गांव में, मैं बहुत गांव में गया और पूछा कि बताओ भाई, आपके गांव में सरकारी नौकरी कितना मिली? कोई कहता एक को नहीं सांसद जी। अब बताइए, तो झूठ बोलना, देश के युवाओं से झूठ बोलना, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और देश का युवा इस बात को जानता है। इसमें कोई जाति धर्म की बात में नहीं कर रहा हूं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस देश में, इस देश की जो जनता है, जो नौजवान साथी हैं और छात्र हैं, छात्राएं हैं, चाहे वो नीट पेपर की बात को ले लीजिए। अभी देख लीजिए, नीट पेपर की एक परीक्षा नहीं, 22 परीक्षाएं लगभग लीक हुई हैं। और सोचिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि क्या यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? डबल इंजन की सरकार है और 22 परीक्षाएं लीक हो रही हैं। इस देश का जो युवा है, छात्र है, छात्राएं हैं, उनसे पूछिए कि उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा है। कितने बच्चे अपने सुसाइड कर ले रहे हैं। आज देश के युवा को भरोसा था कि डबल इंजन की सरकार जब बनेगी, जो उसके बड़े बड़े वादे थे, देश के युवाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वादा था वो खोखला साबित हो रहा है और देश का युवा परेशान है। देश का इतना परेशान है कि जो परीक्षाएं यहाँ पर बार बार कराई जा रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जी, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। देश का युवा कह रहा है कि आप इस्तीफा दे दो, लेकिन इस्तीफे की बात नहीं है। परीक्षाएं कितनी भी लीक हो जाएं, देश के युवा कितने भी सुसाइड कर लें, लेकिन आज चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कहीं न कहीं से व्यवस्थाओं में कमी है। पेपर लीक हो कैसे रहा है? और ये भी देखा जा रहा, मैं तो सोशल मीडिया में देखा था कि मंत्री जी के साथ मैडम की फोटो भी लगी थी। और सोचिए, ऐसे ऐसे लोग पेपर लीक करा रहे हैं, देश के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद जी, अब बात करते हैं लोकसभा श्रावस्ती पूरे की। जैसे कि तमाम जनता
आपसे काफी अपेक्षा रखती हैं। अभी से आपने देखा होगा, हमने खबर भी किया क्योंकि हमारे चैनल पर तमाम कमेंट आते थे कि सांसद जी से इस प्रकरण पर चर्चा जरूर किया जाए। परसा डेहरिया की सड़क जो है आपने देखी, पूरे जनपद में केवल वही एक खराब सड़क है। उस पर काफी लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे। आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हमने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी वजह पर है। तो इस पर क्या कहना है, क्या आपने इस मुद्दे को संसद में उठाया या इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही आपके द्वारा की गई? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल आपका है। पूरी लोकसभा में हमारे 2 जनपद में 2 सड़कें, बलरामपुर और श्रावस्ती, जो परसा डेहरिया की बात आप कर रहे हैं, तहसील भिनगा से परसा, भिनगा परसा डेहरिया, वो लगभग 32-34 किलोमीटर सड़क है जी। और आज उस पे जो हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालयों में जा रहे हैं, उनको आए दिन मैं देखता हूँ कि उनकी साइकिल से वो बच्चे गिर जा रहे हैं, जी बड़े बड़े गड्ढे में वो सड़क तब्दील हुई, पता नहीं वो सड़क किस तरीके से। ये प्रदेश सरकार, मैं डबल इंजन की बात इस नाते करता हूँ कि लोग कहते हैं धन की कमी नहीं है, लेकिन धन कहाँ चला गया आपका भाई? आप श्रावस्ती के साथ, बलरामपुर के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जनपदों में है? परसा डेहरिया की सड़क जो लगभग 32-34 किलोमीटर है और हमारी लोकसभा में बलरामपुर में चंदनपुर, पचपेड़वा, जैतापुर जो लगभग 21 किलोमीटर सड़क है, पता नहीं वो सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। ये हाल दोनों सड़कों की है और इसको मैंने लोकसभा में, ये मुद्दा लोकसभा का नहीं था, ये प्रदेश सरकार का मुद्दा था, लेकिन मुझे लोकसभा में दोनों सड़कों के एक साथ मैंने बोला है सदन में कि कम से कम भारत सरकार की तरफ से प्रदेश सरकार को अवगत कराया जाए, जिससे प्रदेश सरकार इसको अमल करे और दोनों सड़कों को जल्दी बनाए। क्योंकि अभी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था गेसड़ी में और विपक्ष के नेता, हमारे नेता सदन उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे जी का सटा हुआ क्षेत्र उनका भी था जी। और हम सभी लोग, राकेश यादव वहाँ के गेसड़ी के विधायक हैं और हमारे बलरामपुर के सभी नेतागण वहाँ मौजूद थे, मैं भी था और हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सड़क दिया। लेकिन जब मैं भारत सरकार ने इस मुद्दे को उठाया और वहां बोला तो मुझे उम्मीद थी कि भारत सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकार को अवगत कराया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार उसको अमल में लाएगी और दोनों सड़कों का निर्माण जल्दी करा देगी। क्योंकि देश के छात्र छात्राओं, किसानों, मजदूरों को जाने आने का रास्ता, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कम से कम दोनों सड़कें इतनी महत्वपूर्ण हैं और दोनों जनपद आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आते हैं। वो भी कोई नहीं, जब आकांक्षी जनपद में हाल है और आकांक्षी जनपद में प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है तो उससे फिर क्या वादा किया जाए, क्या उससे भरोसा किया जाए कि सरकार। और पत्र के माध्यम से हमने भी, इंद्राणी वर्मा जी थी, मैंने देखा था, आपने बाइट वहां भी लिया था और उन्होंने भी सवाल को उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी हम सांसद हैं, वो विधायक हैं और बीजेपी के भी विधायक हैं, एमएलसी तमाम लोग हैं यहाँ, लेकिन कारण क्या है? प्रदेश की सरकार इन सड़कों को ध्यान में नहीं ला रही है। कारण क्या है? संसद जी, जनता कह रही है, मैं बीच में गया, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी और भाजपा के लोगों ने इसे राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। देखिए, ये तो अब जो भी कह रहा है वो गलत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँ। जिसकी सरकार होती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हो, क्योंकि बीएसपी की सरकार थी तो जिला बना था, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अच्छी सड़कें बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसको भी काम करना चाहिए। ये विपक्ष के पास इतना पैसा नहीं है, वो निधि, थोड़ी सी निधि आती है, 100 मीटर 200 मीटर हम लोग सड़क बना सकते हैं, बाकी हम लोग 35 किलोमीटर सड़क निधि से नहीं बन सकती है। आप इसको अच्छी तरीके जानते हैं और आप मैं देख रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कभी कभी सोशल मीडिया जब देखता हूं तो आप श्रावस्ती के बारे में, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो लिंक रोड हो, चाहे वो बड़ी रोडें हो या तमाम अन्य
विचार चीज़ों पर आप प्रकाश डालते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि लगभग अगर आपके सड़कों को उठाने के बाद आपके चैनल के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता भी हैं, तो उनकी सरकार भी है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि सरकार बनने के बाद दोनों सड़कों को तुरंत बनवाने का काम मैं करूंगा, मेरा वादा है। लेकिन मेरी जब सरकार बनेगी तब, अभी सरकार दूसरे की है, हम लोग पत्राचार कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं, जो विपक्ष का काम है। विपक्ष का इतना काम है, विपक्ष का काम ये नहीं है कि 25 करोड़ निधि आती है, 25 करोड़ निधि में सरकार लगभग 4 करोड़ रुपया तो वापस ले लेती है जीएसटी के नाम पर। अब सोचिए 20 करोड़ रुपए में अगर हम सड़क बनवाएं तो 5 साल में मात्र 20 किलोमीटर सड़क नहीं बन सकती है, ये मेरी निधि है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि तमाम कमेंट भी आ रहे थे। हमने देखा कभी ऑटो से आप सवाल करते थे, कभी साइकिल वालों से करते थे, कभी उन लोगों से करते थे, लेकिन यहाँ की जनता भोली भाली है। भोली भाली होने के नाते कभी कभी सवाल जब आप पूछते हैं तो उसका जवाब जो देना चाहिए, जो जिम्मेदारी के साथ हो सकता ना जानकारी हो, उस नाते नहीं दे पा रही है। लेकिन सरकार जिसकी होती है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं आपके चैनल को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज लगभग 7 साल मुझे से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता ने मुझे सांसद बनाया। मैं 2-4 बिंदुओं पर आपसे एक चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सांसद का काम क्या है, और सांसद जनता की बात को सदन में जब उठाता है तो सरकार को संज्ञान में लाना पड़ता है। और मुझे इस बात को बताने में खुशी हो रही है कि रेल लाइन का मुद्दा यहाँ बहुत पुराना था, बहुत सांसद यहाँ हुए, बहुत बड़े बड़े नेता हुए। और हाँ सांसद जी, एक सेकंड रोकूंगा। रेल लाइन का मुद्दा आपने किया तो मुझे भी कुछ चीजें मेमोरी में आ गई। रेल लाइन बहुत पहले से मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी पर जो है भारत सरकार वहाँ करीब 12-14 साल हो गया, 12 साल बना रहे हैं, बेमिसाल खुशियां मना रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 12 साल में हर जगह तो रेल लाइन, लेकिन उस पर लापरवाही बरती जा रही है, तमाम लोग कह रहे हैं। इस पर थोड़ा जो है आप साफ क्लियर। मैं वही बताना चाह रहा था, और आपके सवाल में इसको जोड़ने का प्रयास किया क्योंकि जब हम दिशा की बैठक करते हैं, लखनऊ में बैठक करते हैं, और जब हमारे पार्लियामेंट चलती है, उसके बावजूद भी हम हमेशा इस मुद्दे को गंभीरता से, हमारी प्राथमिकता रही है। और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये डबल इंजन की जो सरकार थी, इसको बहुत पहले रेल लाइन यहाँ बनाना चाहिए था। बिल्कुल रेल लाइन बन जाना चाहिए था, लेकिन लगभग 12 साल हो गए। अब 12 साल में ये सवाल जब मैं 2019 में जीत के गया, तो मैंने कम से कम सदन में 5-6 बार, पत्राचार तो 50 बार हमने किया। उसके बाद मैं बधाई दे रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को इस नाते कि हमारी बात को संज्ञान में लिया, इस नाते कि कम से कम हमारे मुद्दे को गंभीरता से आपने लिया है। और रेल लाइन हमने 2023 में ही ये रेल लाइन पास हुई। जब हमने कई मुद्दे को उठाया तो रेल लाइन यहाँ पास हो गई, और फर्स्ट फेज में खलीलाबाद से उधर से काम चल रहा है, सेकेंड फेज हमारा ये श्रावस्ती है, और तीसरा फेज जो है बीच का है। 3 फेज, पहले इसको 4 फेज में इन्होंने किया था। हमने कहा भाई 4 फेज में करेंगे तो श्रावस्ती बहुत पिछड़ जाएगा, तो फेज इन्होंने कम किया। फेज कम करने के बाद फर्स्ट, सेकेंड और बीच का थर्ड काम लगभग, मैं दिशा की बैठक अभी लिया, और जिलाधिकारी महोदया वहाँ मौजूद थी। लगभग 34 गाँव की जमीन अधिग्रहण हो चुकी है, किसानों को पैसा मिल चुका है, 12-13 गाँव बाकी था। और उनका वादा था कि सांसद जी, हम आपकी दिशा की बैठक तक किसानों को पूरा पैसा हम दे देंगे, जो भारत सरकार का पैसा आया है उसको। और हमने रेल विभाग के कर्मचारियों को भी बुलवाया था उसमें, और उनसे पूछा कि टेंडर की प्रक्रिया आपकी कब होगी।
तो कहीं सांसद जी बहुत जल्दी, क्योंकि 12-13 गांव बचा हुआ है, उस 12-13 गांव की जमीन को अधिग्रहण करके किसानों का पैसा हम दे दें और उसके बाद हम रेल लाइन का काम शुरू करा देंगे इधर से। तो मुझे इस बात को बताने में खुशी इस नाते हो रही है कि कम से कम श्रावस्ती लोकसभा की सम्मानित जनता ने मुझे चुना और चुनने के बाद जो मैंने वादा किया था कि मैं रेल लाइन को पास करा दूंगा, और रेल लाइन को मुद्दे को हमने सदन में कितनी बार बोला है, आप हमारा ट्विटर पे आप निकालेंगे तो आप देख लेंगे उसको, और सरकार को उसने संज्ञान में लिया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग मुझे वादा किया गया था इसी बरसात में कि सांसद जी राप्ती पर हम पुल बनाना शुरू करेंगे, लेकिन जमीन एक्वायर ना होने के कारण उस काम को रोका गया। लेकिन अगली बरसात ये बरसात समाप्त होगी और अगली बरसात तक राप्ती पर भी रेल लाइन का पुल बनना शुरू हो जाएगा, साथ साथ यहाँ की सड़क टेंडर होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द रेल लाइन बनके तैयार हो जाएगी। तो यार सांसद जी, जब मुद्दा आप उठाते हैं तो एक मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको भी उठाने का प्रयास करें, शायद आपको जानकारी भी हो। यहाँ पर बड़े अधिकारी आते हैं, आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, और वो रहने वाले कहीं के होते हैं। यहाँ उनकी जमीनें हजारों बीघे हैं, 2000 बीघा हो गया, 500 बीघा होगा, शायद आपको इसकी जानकारी भी है। ये कैसे हो रहा है? इनको ये जमीनें कौन प्रोवाइड करवा रहा है? आप देखिए, बाढ़ में जिन लोगों के घर कट जा रहे हैं, जमीन जा रहे हैं, उस पर जो है लाठी लेकर लोग 200, 300 बीघा ले रहे हैं। गरीब बेचारा तड़प रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे, कैसे? इसमें उसका सबसे बड़ा कारण है, और आप मीडिया के साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि श्रावस्ती पिछड़ा हुआ कांची जनपद है। यहाँ का किसान भोला भाला है, और हमारे यहाँ पहाड़ी नालों का, जो नेपाल के नाले आते हैं, इतने नाले हैं, और उसके साथ ही राप्ती नदी, इसकी कटान किस किसान की खेती को राप्ती मिला ले, कौन सा पहाड़ी नाला किसानों की खेती को समाप्त कर दे। कहने का मतलब, जब यहाँ जिस तरीके से भी आपने उठाया था मुद्दा नहर का, सिंचाई का, यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं उनको सिंचाई का पर्याप्त साधन नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा कारण तो ये है। और जब सिंचाई का पर्याप्त कारण किसानों को नहीं मिलेगा तो किसान यहाँ का परेशान है। वो अपनी खेती को बेच देता है, आसानी से बेच देता है, औने पौने दाम पे बेच देता है, और बाहर के लोग आकर के आसानी से उस खेत को खरीद लेते हैं। क्योंकि जब वहाँ कुछ पैदा नहीं हो रहा है, तो अगर पैदा नहीं हो रहा है तो किसान सोचता है कि जब उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो औने पौने दाम में जमीनों को बेच देते हैं। लेकिन सरकार की कमियां हैं। अगर सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, अगर सिंचाई के लिए पर्याप्त नलकूप और माइनर, जो बड़ी नहर बनी है सरजू नहर, अगर उसमें पर्याप्त ये व्यवस्था कर देती तो जो यहाँ की जमीन लोग औने पौने दाम पे खरीद रहे हैं, हमें लगता है अन्य जनपदों के तरह यहाँ किसान अच्छी खेती करता, और जब अच्छी खेती करता तो किसान का उसमें फायदा होता और किसान अपनी जमीन को ना बेचता। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे श्रावस्ती और बलरामपुर का किसान मजबूर जब होता है तो अपनी जमीन को औने पौने दाम में बेचता है, और बाहर के लोग आकर के सस्ती जमीन यहाँ खरीद लेते हैं। जिला पंचायत के मुद्दों पर देखिए, जिला पंचायत आप बलरामपुर देख लीजिए, श्रावस्ती देख लीजिए, तमाम युवाओं ने भ्रष्टाचार पर तमाम एप्लीकेशन, तमाम प्रार्थना पत्र दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस पर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना तो प्रशासन के लोग ध्यान दे रहे हैं, ना कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें जा रही हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो पोर्टल बनाया गया है, जनपद नंबर 1 आ जाता है जन सुनवाई में, लेकिन आज भी जब इसको भारत के नक्शे पर देखा जाता है तो सबसे पिछड़े पायदान पर नंबर 1 स्थान पर खड़ा होता है श्रावस्ती। तो ऐसी दशा में सांसद जी, इसको आप कैसे देखते हैं अपने नजरिए से कि यहाँ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो वादे सरकार ने किए, क्या उन वादों से बेमुख होकर सरकार अब उस जगह पर उतारू हो गई? जिस चीज की बात करती थी, जिसको रोकने की बात करती थी, वही उसमें शामिल हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी जैसे मुखिया जो होता है, अब मैं वो छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे घर का जो मुखिया होता है उसके ऊपर पूरा घर डिपेंड करता है।
तो ये डबल इंजन की सरकार जो भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार है, आप इस बात को देखिए कि सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। देश के युवाओं के प्रति, देश के किसानों के प्रति, देश के नौजवानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, गरीबों के प्रति, ये सारी जवाबदेही सरकार की है। अगर सरकार चाहे, मैं बार बार, क्योंकि दोनों जनपद हमारे आकांक्षी हैं और यहाँ का युवा बड़ी आसानी से, जब हमारा कम पढ़ा लिखा होता है तो दूसरे प्रांतों में बेरोजगारी के नाते यहाँ बसों के माध्यम से, अदर प्रांतों में मजदूरी, नाबालिग बच्चे, सोचिए सरकार एक तरफ बात करती है कि नाबालिग बच्चे काम ना करें, जी बिल्कुल, यहाँ श्रम विभाग मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन मुझे बताते हुए आपके चैनल को बहुत दुख हो रहा है कि अगर सरकार डबल इंजन की हो और डबल इंजन की सरकार में ये कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो और नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा हो और उनको बाहर भेजा जा रहा हो। अभी एक प्रकरण मेरे पास श्रावस्ती का आया है कि यहाँ का एक बच्चा बॉम्बे गया और बॉम्बे गया तो बॉम्बे जाने के बाद वो किसी होटल पर किसी के यहाँ काम कर रहा था और वहाँ का श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं उसको पकड़ लिए। सोचिए श्रावस्ती के बच्चे को वहाँ पकड़ा गया और वहाँ पकड़ने के बाद एक हमारे मित्र हैं तेज प्रकाश पटेल जी, वो उनकी मदद के लिए, मेरी परसों बात हो रही थी, वहाँ बॉम्बे गए हुए हैं और उनको बाल गृह में बच्चे को भेज दिया गया है जिसकी उम्र 14-15 साल थी। सोचिए सरकार को बाल गृह में भेजने के अलावा वो अपने घर भी भेज सकते थे श्रावस्ती में। अब वो बच्चा 2-3 साल बॉम्बे के बाल गृह में रहेगा तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अगर इस पर सरकार सख्त नियम बनाती, सरकार ने नियम बनाया है लेकिन जब पालन करने वाले लोग और सरकार इतनी सख्त नहीं हो रही है तो ये चीजें जो आप बता रहे हैं ये स्वाभाविक है, ये घटनाएं घटेंगी। जब ये घटनाएं घटेंगी तो उसकी जवाबदेही वो सरकार की है, सरकार की। सांसद जी, आखिरी में हम सवाल लेंगे, चुनाव आ रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, क्या इस बार, जैसा कि आपका सपा और कांग्रेस का गठबंधन की तो बात हो ही गई है, क्या यहाँ का जो विधानसभा चुनाव 290 का है, कुछ लोगों से हमें जानकारी मिली थी कि आपके भाई को जो है यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्या ऐसी मंशा आपके अंदर या कुछ है कि आपके भाई 290 से विधायकी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अगर लोकसभा में मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है जी, सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है चुनाव लड़ाने की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की है जी, कि हम सभी लोगों के नेता हैं और जब हम लोगों के नेता हैं, अभी भाई का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हुई थी, आपने कई लोगों से इस बात को पूछा था, ये सवाल आपने अच्छा किया। ऐसी मेरी ना तो कोई मंशा है और न मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन ये मुद्दा यहाँ उठा कैसे, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से मुझे बहुत कुछ की जानकारियाँ भी होती रहती हैं बीच बीच में जब मैं देखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको निर्देश करेंगे उसको मजबूती के साथ हम समाजवादी पार्टी का संगठन, हम सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी के विधायकों को जिताने का काम करेंगे और 2027 में प्रदेश की सरकार बनाने का काम करेंगे। सांसद जी, जैसे कि आपका पीडीए है, पीडीए का जो फार्मूला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगड़ी समाज को भी लेकर साथ चलने का पूरा फैसला लिया है, अपने सांसदों और अपने विधायकों को बोला है कि इन सब चीजों को लोग ये बता रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी ने अगड़ों को, जब माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे तो उस समय उन्होंने 65 लोगों को टिकट दिया था और जो है मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे, उस समय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लोगों का कहना है, जनता के बीच में मैं चलता हूं, आप भी देखते हैं, आप भी जानते हैं, लोगों में ये अटकलें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार अगर अगड़ों को ज्यादा टिकट दे तो इस बार फिर जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन सकते हैं। ऐसी दशा में क्या आपका विचार है? देखिए, हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है और इतना बड़ा दिल है, कभी आपने देखा
कि उत्तर प्रदेश में नेता सदन जो हम सबके नेता हैं माता प्रसाद पांडे जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सौंपा है। तो इससे साफ संदेश जाता है कि हमारी पार्टी किसी जाति की विरोधी नहीं है। जिसकी जितनी जिम्मेदारी है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी है, उसको उतना माननीय अध्यक्ष जी हमेशा सम्मान करने का काम करते हैं। कोई जाति का विरोध नहीं है, लेकिन पीडीए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और पीडीए के माध्यम से आज पीडीए की बहुत बड़ी आबादी है, आप इसको जानते हैं। आज पीडीए समाज ठगा महसूस कर रहा है और ठगा महसूस करने का सबसे बड़ा कारण है कि सबसे ज्यादा किसान, गरीब, मजदूर उसी में है। आप इसको जानते हैं। जी। आज पीडीए को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादे तो लंबे लंबे किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देने का काम मैं करूंगा। आज पीडीए समाज से पूछिए आप, सामान्य वर्ग तो थोड़ा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा समाज होता है, उसको तो थोड़ा नौकरी ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन जो पीडीए है, आप अगर आंकड़े को उठा लें, आप आंकड़े को देख लें, तो जो जिसकी जिम्मेदारी, हमेशा बाबा साहब ने इस बात को कहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को माना है कि जितनी जिसकी जिम्मेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जातीय जनगणना की बात हम लोग सदन में भारत सरकार में कई बार उठा चुके हैं और आज डबल इंजन की सरकार है। जातीय जनगणना सरकार को कराना चाहिए और जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो सभी वर्ग के WES है, आरक्षण है 10%, गरीबों का बड़ा अच्छा है, हम लोग सब विरोध नहीं करते। अभी आज जिस तरीके से पीडीए की आबादी है उसको भी अपना हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब आप जनगणना नहीं करा पा रहे हैं, तो अगर जनगणना आप नहीं करा पा रहे हैं तो कभी जनगणना चालू कर दिए गए हैं। अरे मकान गणना हो रही भैया, मकान गणना आप तो जानते हैं इनको जनगणना में मकान गणना पहले। अरे भाई, मकान गणना कराने की मंशा तो बाद में आप कर लेते जी, जनगणना पहले जनगणना कराना चाहिए था जी। अगर आप जनगणना में उसी में 2 कॉलम बढ़ा देते, उसमें जाति भी आ जाती और सभी जातियों का आंकड़ा भी आ जाता, तो उन्हीं कर्मचारियों से मकान गणना और जनगणना दोनों हो जाती, जातीय जनगणना हो जाती। सरकार के कम पैसे में दोनों काम हो जाते। लेकिन सरकार कहीं न कहीं से नहीं चाहती है और जिस तरीके से सरकार की मंशा है वो साफ है कि कम से कम सरकार को जो उसके वादे थे, बड़े बड़े वादे थे, आज उस पर फेल हो रही है। मैं कुछ विकास के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि श्रावस्ती में लगभग, मैं पिछली बार और अब की बार भी मैं आंकड़े आपको दूंगा थोड़ा बहुत, कि लगभग प्रधानमंत्री की सड़क में लाया कम से कम 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर सड़क जो बन करके अच्छी सड़कें, अगर सबसे अच्छी सड़क दिखाई पड़ती है NH को छोड़कर तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जी। और जब जनता वहां चलती है, और मुझे एक चीज और दुख होता है कि सड़क का प्रस्ताव नहीं भेजता हूं मैं, जब जाता है सड़क तो उसका लोकार्पण या शुभारंभ हम लोग करते हैं मिल करके, जिस क्षेत्र का जो विधायक होता है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं इतनी गंदी मानसिकता कुछ लोगों की है कि उसका पत्थर ही निकाल लेते हैं और ये साबित करते हैं कि सांसद जी की सड़क ये नहीं है। सोचिए, जब इतनी छोटी मानसिकता। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ये आपका पुल देखिए, मथुरा घाट का पुल था, बहुत पुराना मुद्दा था ये। जब मैं यहाँ 2019 में आया, इसको लोकसभा में मुझे बोलना पड़ा और लोकसभा में बोलने के बाद भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज करके और पास हो गया। मुझे लोकार्पण करने की शौक नहीं है, मुझे मेरा पत्थर ना लगे वो भी शौक नहीं है, लेकिन इस बात की मंशा होनी चाहिए, जो भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो या अन्य दलों के, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है इस क्षेत्र का विकास करना। अगर हम लोग विकास करेंगे, आप विपक्ष में हैं, आप नहीं बोल पाएंगे, मैं जानता हूं। आप विपक्ष में रह करके अगर आप बोले होते तो रेल लाइन पहले बन गई होती जी, बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज पहले बन गया होता जी, और तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन मैं विपक्ष में रह करके, हम लोग जब सदन में सरकार को अपनी बात को रखते हैं तो सरकार उसको गंभीरता पूर्वक विचार करती है और काफी कुछ दिया। साथ साथ जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहूंगा, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ 2 हैं
जी आपको इस नाते मैं अवगत करा रहा हूं आपके चैनल को कि आपको जानकारी होनी चाहिए। जी यहाँ पर केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में पहले 40-40 सीटें हुआ करती थी जी और 2023 में हमने प्रयास किया, धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं और पहले भी मंत्री थे इस विभाग के, जी और उनसे मैंने कहा कि पिछड़ा हुआ जनपद है और पिछड़ा हुआ जनपद होने के बावजूद भी गोंडा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, इलाहाबाद तमाम ऐसे जनपद हैं जो अगली श्रेणी में आते हैं। वहाँ एडमिशन बच्चों का 80 हो रहा है नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, यहाँ 40 क्यों हो रहा है? जी माननीय मंत्री जी ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना। हमने कहा पिछड़ा हुआ भी है और शिक्षा के क्षेत्र में मंत्री जी और पिछाड़ रहे हैं आप लोग, तो हमारी बात को गंभीरता से सुन लिया और गंभीरता से लेकर के सभी जगह दोनों विद्यालयों में, केंद्रीय और नवोदय में 40 सीटों से बढ़ा के 80 कर दिया। अब मुझे बात की खुशी हो रही है कि कम से कम श्रावस्ती शिक्षा के क्षेत्र में डबल एडमिशन चालू हो गया, तो कम से कम ये विकास की बात है जी। उसी तरीके से मेडिकल कॉलेज आपका बलरामपुर में बन गया, अभी कुछ काम बाकी रह गया। और मेरा मांगने का जो तरीका था, मैंने कोई विरोध नहीं किया भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर जनता ने चुन के भेजा है तो जनता की बात को सदन में बोलना मेरी प्राथमिकता है। और मैंने, हमारे बीच में नहीं है आज, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम मुझे लेना पड़ा, क्योंकि बलरामपुर की धरती से मैंने स्पीकर साहब से इस बात को कहा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे मैंने सदन में बोला कि स्पीकर साहब, माननीय अध्यक्ष जी, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, और बलरामपुर की धरती से चुनाव जीत करके आए और इसी सदन के सदस्य थे और इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के हाथ में रहा हो और वहाँ एक मेडिकल कॉलेज ना हो, मैंने इस बात को बोला और सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ा और मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हुआ। मुझे इस बात की खुशी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मांगने का काम मैंने किया और जब मैंने किया सरकार ने उसको दिया, मैं स्वागत करता हूँ। विकास का कार्य होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों विरोध करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर जो फर्जी विरोध करते हैं, हमने देखा है कुछ लोगों को, मुझे आपके चैनल के माध्यम से, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे लापता कहा जाता है। सोचिए, इतनी गंदी मानसिकता, इतनी ABCD की जानकारी ना हो कि मैं यहाँ रहूं और उसके बाद लापता सांसद की बात हो, गलत बात है। दोष मानसिकता से कुछ लोग, लेकिन हमें कोई जाति ऐसी नहीं है जिसका वोट मुझे नहीं मिला है, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो, मैं बता रहा हूँ जी, चाहे वो गरीब जनता हो, मैं जाति की बात नहीं, सबका वोट मुझे मिला, किसी का कम किसी का ज्यादा। लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके से फर्जी अफवाह दिलाना, फर्जी सोशल मीडिया पे बोलना गलत बात है। कम से कम पढ़ लिख करके सोच समझ के बोलना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता का होता है, जनता द्वारा चुना हुआ होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि श्रावस्ती बलरामपुर या अपने क्षेत्र का विकास करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी। सांसद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया आपने और अपने सवालों का जवाब आपने बड़े अच्छे और बड़े ढंग से दिए। और सबको पता है कि इस समय विपक्ष के आप सांसद हैं, क्योंकि जैसे एक अधिवक्ता होता है, जज साहब के पास जाता है, याचिका लगाता है, जज साहब की मर्जी होती है, जमानत देते हैं या आदेश करते हैं, वैसे ही विपक्ष का सांसद भी दर्शकों होता है। ये चीजें जान लीजिए। और आज कल तो ये AI का जमाना है, गूगल भी सर्च करें, आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी। और यही चीजें आप लोगों को तक मैं पहुंचाने का काम कर रहा था, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था सांसद जी से, और मेरे पास भी, क्योंकि कई बार भी हम भी इस कैटेगरी के 2 चीज़ों को लेकर मैं चलता हूँ, अधिवक्ता भी हूँ और पत्रकार होने की वजह से, तो मैंने समय लेने का समय आपने दिया, लेकिन मैं कभी लखनऊ चला गया दर्शकों, कभी कहीं चला गया, लेकिन आज तालमेल बैठ गया कि हमें समय मिला, चर्चा हुई। और इन चर्चाओं के बीच में हर बिंदु, हर केंद्रों पर चर्चा हुई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपने जनपद की शिक्षा व्यवस्था, पिछड़ेपन की हर कहीं ना कहीं ये याची हैं, आपकी बात को संसद में रखते हैं। जो वर्तमान सरकार होती है उनको करना होता है। वर्तमान सरकार कैसे देखती है,
वो चीजें आप लोग देख ही रहे हैं। और बाकी चीजों पर आपको पता है भ्रष्टाचार, जैसे कि माइनर, आपने कहा नहरों के लिए माइनर की खुदाई की गई, साफ सफाई हुई, क्या किसानों को इन सब मुद्दों पर आज तक किसी किसानों को खेतों में पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? 8 डब्बे लेकर किसान पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं। अगर ये माइनर चालू होती तो शायद वो किसान आज डिब्बा लेकर पेट्रोल पंप पर लाइन न लगाता। तो जनपद श्रावस्ती के किसानों से कहना चाहूंगा, जैसा कि सांसद जी ने कहा, हम भी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर और विकास के मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि खबरें तो बहुत चलती रहती हैं, कहीं यहाँ घटना हो गई, कहीं वहां घटना हो गया। लेकिन जो विकास पर बात करें हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे विपक्ष के सांसद हो या पक्ष के हो, कोई भी, क्योंकि मैं सबसे चर्चा विकास की बात की करता हूं, क्योंकि श्रावस्ती हमारा पिछड़ा क्यों है, पहले पायदान पर खड़ा क्यों है, इस चीज को इतने लोग आए, इतने लोग गए, इन सब चीजों के बीच में आखिर यहाँ हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ से जीत कर जा चुके हैं। यहाँ पर पदम सेन चौधरी जी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तमाम अच्छे यहाँ से गए, लेकिन हमारे जनपद को अछूता विकास से क्यों किया गया? ये सोचें, हमारी जनता सोचे, हमारे लोग सोचें। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जागरूक होइए, इन सब चीजों को देखिए। और जिस प्रकार से आप लोग बात करते विकास की, विकास पर काम करें, विकास पर जिस प्रकार से सांसद जी हैं 7 वर्षों से मुद्दा उठाते हैं, मुद्दों पर काम होता है। आपने मुद्दा उठाया नहीं है तो मैंने बोला कि गूगल है, आप उठाइए कि सांसद राम शिरोमण वर्मा जी ने कितने मुद्दों पर संसद में आपके लोकसभा की आवाज उठाई, लोगों की बातें न सुनी। क्योंकि मैंने देखा है, और ये जब भी सदन में जाते हैं, जब भी सदन होता है, कम से कम हर बार सदन में मुद्दों को 10-15 बार ये उठाते रहते हैं। और आप 7 साल में जब भी संसद चला है, आप उन सब चीजों पर देख सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि जागरूक करने का काम हमारा चैनल का माध्यम का भी है कि गूगल है, एआई का जमाना है, आजकल लोग चैट जीपीटी पर भी सर्च करते हैं। तो सांसद जी इन्हीं सब मुद्दों पर अब बात को खत्म करते हैं और फिर आपसे मिला जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दर्शकों चैनल को पर बने रहें और फेसबुक पेज भी फॉलो करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।